नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रकाबगंज स्थित गुरुद्वारा में जाकर दी श्रद्धांजलि। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिए संकेत, कहा अगले 2-3 दिन में किसान और केंद्र सरकार के बीच निकलेगा बातचीत का रास्ता। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से दिल्ली में की मुलाकात। प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर हुई चर्चा। राजस्थान की 3 सदस्यीय कमेटी के तीसरे नाम की चर्चा तेज। अंबिका सोनी का लिया जा रहा है नाम। अहमद पटेल के बाद खाली हुई थी एक सीट। सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर का आज शहीदी दिवस है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने यहां अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे की खास बात यह थी कि इस दौरान आम आदमी के लिए पुलिस का कोई खास बंदोबस्त या ट्रैफिक अवरोध नहीं किया गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख गुरु के शहीदी दिवस पर गुरुमुखी में ट्वीट किया। गौरतलब है कि साल 1621 में जन्मे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1675 में दिल्ली में शहीद हो गए थे। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में गुरु तेग बहादुर का अंतिम संस्कार किया गया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन साहस और करुणा का प्रतीक है। महान श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर मैं उन्हें नमन करता हूं और समावेशी समाज के उनके विचारों को याद करता हूं। इजराइल में भी कोरोना वायरस का टीकाकरण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये टीका लगवाया है। इसके साथ ही वे इजराइल के पहले और दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है। वैक्सीन लगवाने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि वह खुद का उदाहरण पेश करने के लिए सबसे पहला टीका लगवाना चाहते थे और इसके जरिए लोगों को प्रेरित भी करना चाहते थे। नेतन्याहू ने दवा निर्माता कंपनी फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने कहा कि महीने के अंत तक कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक देश में उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि नेतन्याहू के अलावा इजरायली स्वास्थ्य मंत्री यूली एडलस्टीन ने भी कोरोना से बचाव का टीका लगवाया है। इजराइल में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों, नर्सिंग होम के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 1 करोड़ पार कर चुकी है। वहीं दैनिक मामले एक बार फिर से बढ़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार 26,624 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,31,223 पर पहुंच गई है। वहीं भारत में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,45,477 हो गई है। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि सुधार कानूनों को लेकर 9 दिसंबर को दिए 10 सूत्रीय संशोधन प्रस्तावों से भी आगे संशोधन को तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद खट्टर ने ये संकेत दिए। उन्होंने कहा कि किसान संगठन हाँ या ना के जवाब की जिद छोड़कर आगे आए तो सरकार बातचीत को तैयार है। गौरतलब है कि खट्टर केंद्र और किसान संगठनों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। किसान संगठनों से मिले फीडबैक के आधार पर मनोहर लाल की तोमर के साथ ये चौथी मुलाकात थी। सीएम खट्टर का मानना है कि अगले 1 या 2 दिन में केंद्र और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता निकलेगा। किसानों को तय प्रावधानों के अनुसार अपने संशोधन प्रस्ताव सरकार को देने चाहिए ताकि बातचीत के लिए आधार बन सके। किसानों की तरफ से मिलने वाले संशोधन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी। चीन द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत की प्रभावशाली हस्तियों पर कथित तौर पर जासूसी की जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले साल जनवरी में सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। गौरतलब है कि ये याचिका सेव डैम इंडिया फाउंडेशन नामक एनजीओ ने दायर की है। याचिका में आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही चीनी डिजिटल मुद्रा का लेन देन करने वाले ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर है और इस बीच उन्होंने एआईसीसी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेश कार्यकारिणी के गठन और संगठन के स्वरूप को लेकर विस्तार से चर्चा की। टीम में नए नामों को लेकर भी मंथन किया गया। इसके अलावा इसी महीने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि माकन अगले सप्ताह जयपुर आ सकते हैं। इस दौरान माकन सभी विधायकों और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार को
लेकर चर्चा कर सकते हैं। सीएम गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी में अंबिका सोनी को शामिल किया जा सकता है। दरअसल अहमद पटेल के निधन के बाद कमेटी में एक जगह खाली हुई थी। ऐसे में अहमद पटेल की जगह अंबिका सोनी को कमेटी में शामिल किया जा सकता है। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ अंबिका सोनी तीसरी सदस्य हो सकती है। माना जा रहा है कि आगामी 2-3 दिन में इसका औपचारिक ऐलान पार्टी की ओर से किया जा सकता है। गौरतलब है कि सीएम गहलोत की तरह ही अंबिका सोनी भी गांधी परिवार के पुराने वफादार सिपह सालारों में से एक है। पटवारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही परीक्षा के विभिन्न चरणों में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। गौरतलब है कि 10 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच भर्ती परीक्षा 6 चरणों में आयोजित कराई जाएगी, लेकिन इन सब के बीच अभ्यर्थियों में पेपर पैटर्न एक समान नहीं होने से आशंका जताई जा रही है। इसका उनकी तैयारियों पर फर्क पड़ सकता है। 4421 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस भर्ती परीक्षा के लिए करीब 13.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। लिहाजा एक साथ बड़ी परीक्षा नहीं करा पाने के कारण इस परीक्षा को 3 दिनों में अल्फाबेटिक नामों के अनुसार 6 चरणों में कराया जाएगा। इसमें अभ्यर्थियों की उलझन ये है कि पेपर का जो पैटर्न सभी के लिए समान रूप से नहीं हो सकेगा। इससे किसी को फायदा तो किसी को नुकसान तय है। अभ्यर्थियों की माने तो सबसे पहले चरण वाले कैंडिडेट्स को ज्यादा नुकसान और अंतिम चरण वाले अभ्यर्थी के लिए पेपर पैटर्न को समझने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें पहले के 5 चरणों का पेपर पैटर्न समझने का मौका मिल सकेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए खिलाड़ियों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं करते हुए आरसीए ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आरसीए प्रबंधन ने फैसला किया है कि सभी खिलाड़ियों को बायो बबल में रखा जाएगा। इन खिलाड़ियों को 1 जनवरी तक इस बायो बबल में रहना होगा। इस बार आरसीए की ओर से 30 खिलाड़ियों का कैंप लगाया जाएगा और टूर्नामेंट के लिए रवानगी से पहले टीम का सिलेक्शन किया जाएगा। सभी खिलाड़ियों को योयो टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद टीम के लिए 20 खिलाड़ियों का चयन टूर्नामेंट के लिए किया जाएगा। माना जा रहा है कि अशोक मेनारिया अगर योयो टेस्ट पास कर लेते हैं तो वे ही टीम की कप्तानी करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।